तो हम लोग को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? लाइसोसोम। यही हम लोग को पढ़ना है, लाइसोसोम। वैसे तो एक और होता है वैक्यूल, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। तो ये चार चीज इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें दो बात हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जो अभी तक खत्म किए हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ईआर पूरी तरह से पढ़ लिए हैं और गोल्जी बॉडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए आज का हेडिंग हम लोग डालते हैं। वैसे हेडिंग डाला हुआ ही है, तो आज का हेडिंग जो है वो हेडिंग हमारा क्या है बच्चों? लाइसोजोम। नहीं, हम लोग का आज का हेडिंग ही है लाइसोजोम। तो लाइसोजोम जो हेडिंग है, तो लाइसोजोम के बगल में देखिए एक चीज और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सोसाइडल बैग। लाइसोजोम के बगल में हम लोग क्या लिखे हैं? सोसाइडल बैग। तो क्यों सोसाइडल बैग बोलते हैं उस पर तो बात करेंगे, लेकिन जो लाइसोजोम है, तो ये तीसरे नंबर पे हम लोग इसको बात कर रहे हैं। ये जो लाइसोजोम होता है ना, इसमें भरा पड़ा रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर ढेर सारा एंजाइम और प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अंदर क्या रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सब रहता है, बड़ा पड़ा रहा। लाइसोसोम के अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सब मौजूद है। क्लियर? अब क्वेश्चन है, सर क्या हाइड्रोलाइटिक? तो देखो, इसको तोड़ोगे तो दो टर्म टूटेगा, हाइड्रो प्लस लाइटिक। एक एंजाइम तो आपको पता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग एंजाइम बोल देते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक, तो हाइड्रो प्लस लाइटिक की बात करें। हाइड्रो बोले तो वाटर, और लाइटिक बोले तो ब्रेक डाउन। तो वाटर के प्रेजेंस में जो तोड़ेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्चुअल में इसका पूरा नाम हाइड्रोलाइटिक नहीं है, ये तो पूरा नाम है ही नहीं। ये जो एंजाइम है, इसी एंजाइम का एक और नाम है एसिड हाइड्रोलेज। क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड हाइड्रोलेज, ये भी बोलता है लोग। तो पक्का हाइड्रोलेज तो यही वाला हो गया, हाइड्रोलाइटिक वाला कहानी। लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया? एसिड। एसिड क्या होता है? तो जिसका पीएच कम होता है। कितना कम? 7 से कम। तो जो लाइसोसोम के अंदर का पीएच की बात करेंगे, तो यहाँ का पीएच होता है 5। कितना पीएच होता है? पीएच 5 होता है। मतलब लाइसोसोम के अंदर जो इंजाइम सब है, वो इंजाइम पीएच 5 पे बढ़िया वर्क करता है, अच्छा वर्क करता है। और दूसरा क्या बताया? ये डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करेगा तो किसको करेगा? तो जनरली जो फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं, तो लाइसोसोम में जो इंजाइम सब है, तो किसको डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम है? तो लाइसोसोम में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम मिल जाएगा आपको। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम है। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम है। ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इवन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जानते हो? न्यूक्लिक एसिड जान रहे हो? न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत ही हम लोग बात करते हैं दो का। इसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम लोग दो के बारे में बात करेंगे, एक डीएनए के बारे में, दूसरा आरएनए के बारे में। ये दोनों को मिला के टर्म यूज होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोले तो न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक कंपाउंड। न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक कंपाउंड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की भी बात करें, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसको भी डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को भी डाइजेस्ट करेगा, और किसको करेगा? न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सब यहाँ लाइसोसोम में ये रखे हुए। नहीं, अब क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताओ, लाइसोसोम की जो आप बात कर रहे हो,
तो पहले तो ये बताओ कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है। तो आप लोग को पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था, जितना भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है सब सिंगल मेम्ब्रेन। चाहे वो ईआर की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की जो बात कर रहे हैं ये भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। और इवन वैक्यूल की जो बात करेंगे ये भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। अब सिंगल मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के अंदर पीएच को कम कैसे करके रखा है, pH 5 कैसे बना के रखा है, कोई तो रीजन होगा। तो ये जो लाइसोसोम है ये मेम्ब्रेन के अंदर pH 5 कैसे बना रहा है, तो इस चीज को ऐसे समझिए। ये जो लाइसोसोम होता है, मान लो ये हम लाइसोसोम को बाहर निकाल लिए, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे एक चैनल होता है, प्रोटॉन चैनल। बताया था मेम्ब्रेन जब पढ़ाया था, चैनल कौन बनाता है, प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटॉन चैनल होता है, और वो प्रोटॉन चैनल क्या करता है, H+ को खींच के अंदर ले आता है लाइसोसोम के अंदर। लेकिन ये जो खींच के अंदर लाता है तो उसके लिए इसको एटीपी का खर्च करना पड़ जाता है। एटीपी यहां खर्च करेगा तो क्या बनेगा, एडीपी प्लस पीआई। एटीपी खर्च करेगा तो क्या हो जाएगा, एडीपी प्लस पीआई की हम लोग बात करेंगे। नहीं तो ये चीज हो जाता है। अब ये H+ अंदर आ गया, कहां से अंदर आया, तो यही ना साइटोप्लाज्म से खींच खींच के H+ को अंदर कर रहा है। तो साइटोप्लाज्म का H+ घट रहा है लेकिन अंदर का तो बढ़ रहा है, और H+ अगर इंक्रीज कर जाएगा तो इसी को ना बोलते हैं पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या है कि पीएच को आप लोग जानते हैं, पीएच क्या होता है, हम लोग जो पीएच पीएच करते रहते हैं, पीएच किसको बोलते हैं, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। इसी को क्या बोला जाता है, पीएच। तो लाइसोसोम के अंदर जो पीएच कम किया, तो कैसे कम किया वो बताया, pH 5 आखिर बना के जो रखा है, pH 5 कैसे बनाया है, तो प्रोटॉन को खींच खींच के अंदर किया। क्यों किया है, क्यों किया है, ऐसा करने से क्या जरूरत पड़ गया, तो जब आप इंजाइम पढ़िएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ढेरों इंजाइम होगा, जब इंजाइम पढ़िएगा तब मैं बात करूंगा, आपको बतलाऊंगा कि इंजाइम जो है ना, कोई भी इंजाइम पार्टिकुलर पीएच पे ही मैक्सिमम वर्क करता है। तो लाइसोसोम वाला जो इंजाइम है, जो भी उसके अंदर इंजाइम है, तो वो pH 5 पे ही अच्छा वर्क करता है। क्लियर है यहां तक, बढ़ू आगे। क्लिक करना है तो कर लीजिए, ऐसे नोट्स लिखा हुआ है। अब लिखने का काम कम, क्लिक कीजिए और पढ़ेंगे अगर लिख करना है। बढ़ जाऊं, यही नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जो चैनल है होम बायोलॉजी क्लासेस, सेम नोट्स आज मिला लेना जाके। बस क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी है, ये है हार्ड कॉपी। तो चैनल पे जाइए, पूरा मेडिकल का नोट्स, खासकर बायोलॉजी तो पूरे मिल जाएगा। कोई भी एनसीईआरटी चाहिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, 11th का, 12th का, 10th का, 9th का, सब डाला हुआ है। इवन उस चैनल पे और भी चीज डाला हुआ है, जैसे हमको लगता है फिजिक्स का फार्मूला बुक, ये सब जो होता है, जहां हमको लगता है कि मेरे बच्चे के लिए ये पॉजिटिव चीज है, बस वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन खोजना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर मेडिकल का क्वेश्चन अगर खोजना है तो 3-4 साल का जब से चैनल बना है, क्वेश्चन भी मैं डाल देता हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन सब रहता है वहाँ, क्वेश्चन सब डाला हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो ज्वाइन करके रखिएगा, फायदे में रहिएगा, या खोज लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। कोई भी नोट्स अब मांगने का आपको हमसे जरूरत नहीं है। मैं चैप्टर जैसे इसके बाद सेल साइकिल स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग कभी भी इधर उधर गए तो सेल साइकिल का नोट्स उठा के ले आना। टेलीग्राम पे है, कोई भी फोटोकॉपी वाला है उसको दे दीजिए, वो प्रिंट करके दे देगा। चलिए, चलिए बढ़ो आगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बता दिया, अब क्या बताना है, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम पे बात करते हैं हम लोग। लाइसोसोम की जो बात की है ना, इसका ढेर सारा टाइप्स है। वैसे तो 4 टाइप्स का लाइसोसोम बोला जाता है। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो 4 तरह का लाइसोसोम। नहीं, तो कौन कौन सा लाइसोसोम, तो इसको समझते हैं हम। वैसे तो वो चीज समझाया हुआ है जो समझेंगे। अगर आपको याद हो फैगोसाइटोसिस, पढ़ाया हुआ फैगोसाइटोसिस,
तो फैगोसाइटोसिस में क्या बोले थे, फूड वैक्यूल अंदर लेगा। जैसे कि बैक्टीरिया वैक्टीरिया के बारे में बात किए थे कि ये बैक्टीरिया मान लो है, ये अंदर लेगा, याद आया। और ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल, एक ही फिल्स कर दिया। नहीं, फैगोसाइटोसिस पढ़ाया था तो बताया था ना, फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, ईटिंग ऑफ सेल। तो ये अंदर लिया। अब देखो, अंदर लिया तो डाइजेस्ट कैसे करेगा, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। तो होता क्या है, यूकारियोटिक सेल के अंदर जब लिया तो मैं जानबूझ के न्यूक्लियस साइड में बना रहा हूं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है ईआर, फिर ये क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, और ये है लाइसोसोम। इसी पे हम लोग को बात करना है। बच्चों शुरुआती जो लाइसोसोम होता है, शुरुआती जो लाइसोसोम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। अभी जो ये लाइसोसोम है, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्राइमरी, शुरुआती है। न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है तो इसको प्राइमरी बोला जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो बाहर से पार्टिकल आया, जैसे बैक्टीरिया को जो पकड़ के लाया, तो यही लाइसोसोम अब जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, यही लाइसोसोम जाएगा और किससे अटैच होगा, फूड वैक्यूल। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इसके पास, और आपको पता है कि दोनों का मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएगा यहाँ, और जैसे मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा तो सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें आ जाएगा। बैक्टीरिया जिस भी चीज का बना है तो किसका बना होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, यही सब ना, न्यूक्लिक एसिड का बना होगा। उसको तोड़ दिया जाएगा, मतलब ये बैक्टीरिया को तोड़ देगा, फोड़ देगा, मार देगा। तो ये वाला जो लाइसोसोम है, तो इसको बोलता है डाइजेस्टिव वैक्यूल, इसी का नाम है लाइसोसोम ही है। आप सेकेंडरी लाइसोसोम भी बोल सकते हो, या इसको हेट्रोफेगी के नाम से भी जानते हैं, या डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव वैक्यूल, VACUOL ही ना, VACUOL। वैक्यूल में बार बार मेरा ओ छूट जाता है, पता नहीं क्यों। तो डाइजेस्टिव वैक्यूल इसी को बोलते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम है हेट्रोफेगी, हेट्रोफेगी भी बोलते हैं, हेट्रोफेगिक लाइसोसोम भी हम लोग बोलेंगे, नहीं, या हेट्रोफेगोसोम भी बोला जाता है। तो ये चीज हो गया, हेट्रोफेगी तो प्रोसेस है, और लाइसोसोम बोलेंगे तो हेट्रोफेगोसोम ही लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, हेट्रोफेगोसोम। इसको सेकेंडरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दो तरह का हो गया लाइसोसोम। तो ये कब है, जब फूड वैक्यूल अटैच हो गया, तो इसको आप सेकेंडरी लाइसोसोम भी बोल सकते हो। उधर अगर प्राइमरी बोले, ये प्राइमरी है, शुरुआती है, तो इसको आप सेकेंडरी भी बोल सकते, सेकेंडरी लाइसोसोम भी आप बोल सकते। तो ये दो तरह का लाइसोसोम हुआ। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप आगे आएगा, तो अब इसको खा पी के डाइजेस्ट कर देगा। इसको क्या करेगा, खा पी के डाइजेस्ट कर देगा, और जो यूजफुल चीज है उसको निकाल लेगा, और जो फालतू का पार्ट बच गया, अगला पार्ट यही बच गया, नहीं, और ये जो फालतू का पार्ट सब बच गया, एक तरह से कचरा, रेस्ट पार्ट, तो इसको बोलता है रेसिडुअल लाइसोसोम। रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ है, तो क्या नाम दिया जाएगा, रेसिडुअल लाइसोसोम, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है। तो ये तो तीन तरह का लाइसोसोम यहाँ पे हो गया। पहला टाइप क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा टाइप डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफैगोसोम भी बोल सकते हैं। और तीसरा टाइप हो गया रेसिडुअल। तो चौथा क्या है, चौथा क्या है, अब उसको समझो। ये जो लाइसोसोम है, अच्छा प्राइमरी यहाँ लिखे ही थे, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं।
जगह भी बच जाएगा। ये जो लाइसोसोम, बहुत बार ऐसा भी होता है सेल के अंदर ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऐसा हजारों माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। मैंने पढ़ाया माइटोकॉन्ड्रिया तो बताया एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर डिसाइड होता है। मान लीजिए ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेचारा बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, ठीक से एटीपी नहीं बना पा रहा है, तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा। कौन? लाइसोसोम। अब आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होता है। अब ये क्या करेगा, आएगा इधर और अपने ही ऑर्गेनली से अटैच हो जाएगा, और अपने ही ऑर्गेनली से जब अटैच हो गया तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये सब आएगा, इसको मार के खा पी जाएगा। और फिर वही बात, ये वाला जो पार्ट है रेसिडुअल लाइसोसोम वाला कहानी हो जाएगा। तो ये वाला लाइसोसोम जो है इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, इसको अपने वाले को कर रहा है तो आउटोफेगिक लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? आउटोफेगिक लाइसोसोम। इस वाले को क्या नाम देंगे हम लोग? आउटोफेगिक। तो चार तरह का लाइसोसोम होता है आपका। चार तरह का लाइसोसोम आप बोल सकते हो कि होता है। प्राइमरी, जो शुरू में बना, फूड वैक्यूल, हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी, हेट्रो क्यों बोला? हेट्रो मतलब बाहर, बाहरी चीज को डाइजेस्ट करने वाला लाइसोसोम। ऑटोफैगिक क्यों बोला? कि अंदर का चीज के डाइजेस्ट करने वाला लाइसोसोम। और रेसिडुअल बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, तो वो वाला लाइसोसोम को क्या नाम दिया? रेसिडुअल बॉडी। अब क्वेश्चन है लाइसोसोम करता क्या है? तो लाइसोसोम का ढेर सारा फंक्शन है। क्लिक। लाइसोसोम करेगा क्या? इसका ढेर सारा फंक्शन होता है बच्चों लाइसोसोम का। दो गो फंक्शन तो यहीं पे है, इसी में, इसी में बता देंगे दो गो फंक्शन। बताऊं? देखो, दो फंक्शन तो यहीं पे है। लाइसोसोम का पहला फंक्शन हेट्रोफैगी, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये हेट्रोफैगिक लाइसोसोम जो कर रहा है। जो बैक्टीरिया उक्टीरिया आया, जरूरी नहीं कि हमेशा बैक्टीरिया ही हो, कोई भी पैथोजन आया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, उसको जो डाइजेस्ट करेगा उसी को क्या बोलेगा? हेट्रोफैगी। तो यहां बताने का जरूरत ही नहीं है हेट्रोफैगी वाला केस। दूसरा फंक्शन होता आउटोफैगिक, अपने ही ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करवा दिया, जो खराब हो गया था, जो बुरा हो गया था, जिसका दिमाग खराब था, नहीं, तो ऑटोफेगिक करवा लेता है। और जो ऑटोफेगिक करवा दिया है, और भी इसका फंक्शन सब होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि कहीं टिश्यू है, ये दो हो गया, हटा रहा हूं इसको। मान लो ये सेल है, इस तरह से ढेरों सेल है, हजारों, बोले तो सेल का ग्रुप तो टिश्यू है, इस तरह से टिश्यू सब है। अब क्या होगा कि कभी कभी मान लीजिए पूरा टिश्यू स्टार्विंग कंडीशन में, भूखे है, अगला खाने नहीं खा रहा है, उस कंडीशन में क्या करेगा? जो एकाध लाइसोसोम जो सबसे पुराना होगा, बूढ़ा होगा, मतलब सेल जो होगा, और इसके अंदर जो लाइसोसोम होगा, तो ये सेल खुद को ही मरवा देगा, लाइसोसोम को ब्रस्ट करवा देगा अंदर। और जैसे लाइसोसोम ब्रस्ट करेगा तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन उसी का ना बना था, इसको मरवा देगा, और अगल बगल वाले को क्या मिल जाएगा? फूड मटेरियल मिल जाएगा। तो ये भी काम करता है, और इसी को बोलते हैं आउटोलाइसिस या सेलुलर डाइजेशन। तो जो जरूरी नहीं कि हमेशा स्टार्विंग कंडीशन में ऑटोलाइसिस या सेलुलर डाइजेशन। जब हम लोग माँ के पेट के अंदर थे ना, उस समय हम लोग का सारा फिंगर सटा हुआ था झिल्ली से, उसको भी जो डाइजेस्ट किया तब ना फिंगर सेपरेट हुआ, नहीं, तो ये भी कहलाता है ऑटो डाइजेशन का ही केस है। तो जहां जरूरत पड़ेगा ये करेगा, रिमूव करेगा। जो पुराना सेल होता है हमारे बॉडी में, उस पुराने सेल को क्या करता है? हटाने का काम कर देता है, तो ऑटोलाइसिस आता है। नहीं, पुराना सेल को मरवा देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। जब पहली बार हम पढ़े थे सुसाइडल बैग, तो हमको लगा पंखा उंखा में इसी से लटकता है,
इसी के कारण। तो ऑर्गेनिज्म का मरना और सेल का मरने में अंतर है। यहां मैं बात कर रहा हूं सेल के मरने का, एक सिंगल सेल को सुसाइड करवाया या कोई कैंसरस सेल बन गया और पता चल गया सेल को, सुसाइड करवा देगा, मरवा देगा उस सेल को। ये बात बताऊंगा अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा सेल साइकिल, उसमें थोड़ा सा कैंसर का चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। वहां पे एक टर्म भी आएगा, नहीं, ऑटोलाइसिस वाला टर्म फिर से आएगा, और उसी को हम लोग ऑटोलाइसिस जो करवाता है एपोप्टोसिस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो मरवा देता है एपोप्टोसिस, तो पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो इस तरह से ये काम करने का करेगा। क्लियर है? तो अब ये कि इस तरह से ये फंक्शन हो गया। अब है कि लाइसोसोम का बायोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन पे अगर हम लोग आए तो इसको ऐसे देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था। सेल है, सेल है तो ये न्यूक्लियस है, और ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम लोग बात करते हैं। और आपको अच्छे से पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो बात किए थे, एक जिसपे राइबोसोम है, बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम मौजूद होता है, नहीं, और एक हम लोग बात किए थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो ट्यूब्यूल वाला कहानी था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला पोर्शन को क्या बोले थे, रफ ई आर, और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एस ई आर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या बताया था, गोल्जी बॉडी, याद होगा, चार बात बताए थे, सिस्टर्नी है, फिर इसी में बताया गया था ट्यूब्यूल होता है, नहीं, फिर वेजाइकल्स होता है, फिर इसी में बताया था वैक्यूल होता है, चार बात किए थे। और इसी में फिर ये जो बनाएगा तो क्या बना देगा, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। तो जरा गौर करो, ये वाला पोर्शन क्या है, गोल्जी बॉडी का है, गोल्जी बॉडी का है, तब जाके ये लाइसोसोम आया, नहीं। तो बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम की जो बात करें तो लाइसोसोम को डायरेक्टली कौन बना रहा है, तो गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम को डायरेक्टली कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी तो बनाया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लाइसोसोम के अंदर जो इंजाइम है, और जब इंजाइम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। सारा इंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। तो लाइसोसोम के अंदर इंजाइम है, मतलब क्या, सारा प्रोटीन है। अब प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम तो इसके पास है नहीं, गोल्जी बॉडी के पास। तो यकीन मानिए कि यहाँ जो प्रोटीन गया है वो यही बना के भेजा है इसको, और यही भेजा है मॉडिफाई करके इसको। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में डायरेक्टली अगर कोई पूछे कि लाइसोसोम को कौन बना रहा है, तो गोल्जी बॉडी। लेकिन रियल बात देखा जाए तो ये दोनों मिलके काम किया, ये दोनों मिलके काम किया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गोल्जी एसोसिएटेड। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है गर्ल, GERL, जी फॉर गोल्जी, जी फॉर गोल्जी। तो इसको बोला था गोल्जी से जुड़ा हुआ होता है, गोल्जी एसोसिएटेड। ER फोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फोर लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, गोल्जी एसोसिएटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। ये आपका लाइसोसोम डन, इतना काफी है लाइसोसोम। बढ़ू आगे, इतना में कोई डाउट है तो पूछिए। इतना में कोई डाउट है तो पूछिए। बढ़ जाऊं, नहीं डाउट। चलिए थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग सिलिया और फ्लेजिला। वैसे तो सिलिया और फ्लेजिला पे आपसे बात किया हुआ है, प्रो कारट में हम लोग बात कर लिए थे, लेकिन हल्का सा हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया, क्लीन करते हैं। तो किससे रिलेटेड बात करना है हम लोग को, सिलिया एंड फ्लेजिला। तो लाइसोसोम हम लोग का खत्म, ठीक। देखो सिलिया और फ्लेजिला की जो बात करते हैं तो याद कीजिए, मैंने बताया था बैक्टीरिया जो है या प्रोकार्योट जो है,
इसमें भी क्या होता है, सीलिया और फ्लेजिला होता है, अगर याद हो तो। सीलिया का नंबर ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है सीलिया। रुकिए एक सेकेंड, हेडिंग चेंज कर दे रहे, आ गया। तो सीलिया एंड फ्लेजिला की बात कर रहे हैं। तो मैंने जो बताया था आपको कि जो प्रोकार्योटिक सेल है, प्रोकार्योटिक सेल, तो प्रोकार्योटिक सेल की जो बात करेंगे तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन सब होता है, लोकोमोशन करवाने वाला, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाला, तो इसको बोले थे सीलिया। और बताया गया था कि सीलिया तादाद में ज्यादा होता है, नंबर में, लेकिन साइज में छोटा होता है। लेकिन जो फ्लेजिला होता है तादाद में कम होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। ये है फ्लेजिला। अब जो सीलिया फ्लेजिला है तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन, तो ये तो प्रोकार्योट की बात की है, सेल मेम्ब्रेन अंदर बना दो, तो ये तो प्रोकार्योट की बात की। लेकिन हमारे पास यूकार्योटिक सेल भी है, तो इसी यूकार्योटिक सेल में हम लोग को बात करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता रखा है यूकार्योटिक सेल का साइज बहुत बड़ा होता है, यूकार्योटिक सेल का साइज प्रोकार्योट के कंपेयर की बात करें तो बहुत बड़ा होता है। तो यूकार्योटिक सेल में जो फ्लैजिला होगा उसका भी साइज बहुत बड़ा होता है। और क्या है कि जो सीलिया की बात करेंगे, साइज उसके कंपेयर में, प्रोकार्योट के कंपेयर में ये भी बड़ा होगा, नंबर में ज्यादा होगा। तो दोनों क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन, सीलिया और फ्लैजिला की जो हम लोग बात करते हैं, दोनों मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। याद कीजिए प्रोकार्योट में मैंने बताया था फ्लैजिला का एक ही काम है, मूवमेंट, लेकिन सीलिया का मैंने तीन काम बताया था, मूवमेंट भी करता है, सेंसेशन भी होता है, और फूड पार्टिकल को पकड़ता भी है। ये तीन काम किसका है, सीलिया। मूवमेंट, सेंसेशन और फूड पार्टिकल को पकड़ने का भी काम करता है। तो मोर और लेस अगर देखा जाए, ऐसे तो दोनों के सीलिया फ्लेजिला में डिफरेंस है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक की जो हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों का जो सीलिया और फ्लेजिला है, दोनों में ढेर सारा डिफरेंस आएगा नहीं, तो दोनों अलग अलग बात है। तो सीलिया और फ्लेजिला यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सीलिया या फ्लेजिला को, तो आखिर कैसा दिखेगा, उस पे आते हैं। मतलब सीलिया या फ्लेजिला का सेक्शन काटिएगा आप, और सेक्शन काट के आगे से फ्रंट व्यू देखिएगा, तो आखिर ये दिखेगा कैसे, तो उस पे हम लोग आएंगे। तो रियल में यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। सीलिया एंड फ्लेजिला का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+2। तो आइए हम लोग देखते हैं उसी को। देखो, तो हम लोग को तो यूकार्योटिक वाला करना है, हम लोग को तो यूकार्योटिक वाला करना है। तो मैंने क्या बोला, अब यहाँ हम सेल छोटा बना देते हैं, यूकार्योटिक सेल ही छोटा कर देते हैं साइज। यूकार्योट है तो आपको पता है कि न्यूक्लियस बना दिए तो यूकार्योट हो गया, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस इसको बोला ही जाता है, ट्रू न्यूक्लियस वाला कहानी। और इसी का मान लो कि इस तरह से एक्सटेंशन था, और इसी का मैं सेक्शन काट के बोल रहा हूँ 9+2 अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट। क्या मतलब, एक्चुअल में इसके अंदर जो एक्सोनिमा होगा उसका जो यहाँ पे अरेंजमेंट की हम लोग जो बात करेंगे, उसके अंदर एक्सोनिमा के अंदर जो माइक्रोटिब्यूल सब होता है, तो माइक्रोटिब्यूल का अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, कैसा अरेंजमेंट होगा, 9+2 अरेंजमेंट। क्या 9+2 अरेंजमेंट, यहाँ पे माइक्रोटिब्यूल जो होता है पैरेलल अरेंजमेंट होता है, नॉट ऑफ माइक्रोटिब्यूल साइड वाइज होता है, नौ गो साइड वाइज, और दो ठो कहाँ होगा, सेंटर में होता है। और जो सेंटर में होता है तो उसको हम लोग एक्सोनिमा के नाम से भी जानते हैं।
लेकिन ये जो मैंने बताया अभी आपको पता ही नहीं चल रहा होगा सर क्या बोल दिए। तो यहाँ पे जो हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल की बात करेंगे, दो 9 और +2 अरेंजमेंट, तो एक फिगर हम लोग को समझना होगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो मान लो ये है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में, साइड में। और जितना भी माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में होता है सब यहाँ पे कैसा होता है, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल है। किसकी बात कर रहे हैं हम, MICRO मतलब छोटा। तो माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में क्या हुआ है, नॉट हुआ। माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में कितना है, 9 है, नहीं, ये चीज हो गया। और उसके बाद अंदर में जो है माइक्रोट्यूब्यूल, तो वो 2 होता है। 9 + 2 अरेंजमेंट इसीलिए बोलते हैं। लेकिन जो 9 पेरिफेरी में है इसमें भी 2 2 को होता है, इस तरह से ए टिब्यूल बी टिब्यूल, इस तरह से ए टिब्यूल बी टिब्यूल की बात करते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों आपस में जुड़ा रहता है, ये सब यहाँ इस तरह से ये घेरे रहता है। और यहाँ पे जो ए टिब्यूल बी टिब्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें जैसे मान लो कि एक ए है, ये ए है, ये बी है, ए बी ए बी, ये इस तरह से जुड़ा रहेगा। और ए टिब्यूल से ये सेंट्रली कनेक्टेड रहता है, इस तरह करेंगे, ये सेंट्रली कनेक्टेड है, नहीं। और इवन ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ये दोनों का बीच में भी कनेक्शन होता है। और यही अरेंजमेंट 9 + 2 अरेंजमेंट यहाँ पे कहलाता है। ये क्या अरेंजमेंट है, 9 + 2 अरेंजमेंट। बीच में जो है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहलाता है, बीच वाला जो है, ये 2 ठो, ये क्या है, सेंटर में है, तो इसीलिए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। इस तरह से इसका क्या होता है, अरेंजमेंट की बात करें, इसका सिलिया और फ्लेजिला जो देखेगा, और इसका जो कोर होता है, पूरा कोर, ये पूरा सेंटर मिला के, स्पेशली एक नाम देते हैं, पूरा सेंटर मिला के ये क्या बोलता है, एक्सोनिमी, एक्सोनिमी, नहीं, तो इसके नाम से हम लोग जानते हैं, एक्सोनिमी बोल देते हैं। अब क्या है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल सब इस तरह से अरेंजमेंट होता है, उसका सेक्शन काटेंगे तभी हम लोग को इस तरह से मिलेगा। अब जो सिलिया और फ्लेजिला की जो बात करते हैं, एक्चुअली इसको 3 भाग में बांटा गया। सिलिया एंड फ्लेजिला की जो हम लोग बात करेंगे, तो उसमें सिलियरी पार्ट होगा, बेसल ग्रेन्यूल्स होगा और रूटलेट होता है। सिलियरी पार्ट, बेसल ग्रेन्यूल और रूटलेट क्या, तो वहां भी ये प्रोकार्योट में भी मैं बताया था। जैसे मान लो यही है, ये इस तरह से बाहर निकला, इस तरह से जो गया है। अब इसी में क्या होगा, सिलियरी पार्ट तो बाहर वाला पार्ट करते हैं, बेसल ग्रेन्यूल ये है, और रूटलेट सबसे अंदर में। और सिलियरी पार्ट में जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं, तो नॉट वैसे गया हुआ है, और 2 सेंटर में, इसको 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। तो जो बाहर वाला है ये साफ्ट के नाम से भी जानता है, या सिलियरी पार्ट। जो अंदर वाला है ये बेसल ग्रेन्यूल, और ये रूटलेट। तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो सिलियरी पार्ट है, तो मैंने किसको काटा था यहाँ, सिलियरी पार्ट को,
मतलब यही सिलियरी पार्ट में मैं क्या बताया, 9+2 अरेंजमेंट के बारे में बात किए। तो 9 2 11, एक तरह से देखा जाए तो 11 माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो बना हुआ है 9+2 क्या है, यहीं पे कर लेता हूँ, ये माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। और इस 9+2 में 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या है, डबल है, डबलेट, और दो ठो क्या है, सिंगलेट, सिंगल सिंगल। 9 ठो डबल है और दो ठो जो हम लोग बात करते हैं वो क्या हो जाता है, सिंगल सिंगल होता है। और वही माइक्रोट्यूब्यूल का जो बंडल है एक्सोनिमी के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसमें दो तरह का माइक्रोट्यूब्यूल है, ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो बना होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का, माइक्रोट्यूब्यूल ये सब किसका बना है, जो माइक्रोट्यूब्यूल जो बना हुआ है ये किससे मिलकर बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये मेड अप ऑफ क्या लिखूंगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये किसका सिमिलर होता है, सिमिलर टू एक्टिन। पूछता है ये क्वेश्चन, हो सकता है 5 तारीख को आने वाला है। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन सिमिलर टू एक्टिन। नीट 2024 को 5 मई का जो एग्जाम है उसमें चांसेस है आने का। एक्टिन प्रोटीन का सिमिलर क्या होता है, कौन एक्टिन प्रोटीन के सिमिलर होता है, इस तरह का, मतलब एक्टिन को टच करेगा, वो एक्टिन को वो टच करेगा। क्लियर है। अब जो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, आर्म की जो बात करें उसमें डाइन प्रोटीन होता है। जो ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से निकला है, और ये इंजाइमेटिक होता है, आर्म भी बोलते हैं हम लोग इसको। ज्यादा हो गया क्या, नहीं। और ये जो होता है, ये जो है ये सिमिलर टू मायोसिन। लेकिन ये है क्या, तो डाइन, डाइन प्रोटीन है जो कि क्या है, सिमिलर है मायोसिन का। काफी है इतना। और और घुसो अंदर, ज्यादा हो गया। हट जाऊं, चलो एक बात और कर देते हैं। ये जो बेसल ग्रेन्यूल है, बेसल ग्रेन्यूल, अगर इसका सेक्शन काटोगे, इसका बेसल ग्रेन्यूल का सेक्शन सेक्शन सेक्शन, इसका सेक्शन काटोगे तो 9+0 अरेंजमेंट मिलता है। इसका काटे तो क्या मिला, 9+2। और इसमें हम लोग अरेंजमेंट की बात नहीं करते हैं। तो 9+0 अरेंजमेंट को बोला था कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के चक्के के समान स्ट्रक्चर। क्या बैलगाड़ी का चक्का, क्या बैलगाड़ी का चक्का, तो उस पर भी बात करना होगा, बैलगाड़ी का चक्का वाला जो है। हेलो, हाँ बोलिए जल्दी। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है यहाँ तक ना। तो इसको क्या बताया, 9+0 अरेंजमेंट, किसको, बेसल ग्रेनुल। अब कहोगे कि सर 9+2 तो बुझा गया, 9+0 क्या है, किस तरह का अरेंजमेंट है, तो चलिए उसको अगले में बताएंगे। 9+0, नहीं तो यहाँ आप लोग टेंशन में आ जाइए।
क्या कि कभी ऐसे पढ़े नहीं है। कुछ बोल रही है बच्चा? बोलिए। बाद में? कितना टाइम हो गया है? मन नहीं है पढ़ने का? क्यों, क्या हो गया? क्या नहीं कर पाए? ये तो और अच्छी बात है। रिजल्ट से इतना डर? कल आ रहा है रिजल्ट? हम्म। सब लोग का अच्छा आएगा। हमसे लिखवा लो। सब लोगों का अच्छा रिजल्ट रहेगा। इनको पता है कैसे। अब आने दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, फिर बताइएगा सर झूठ बोले कि सच। कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन क्यों होगा? एक्सेप्शन नहीं होगा बच्चों, अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, जो हो गया है, जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको आप बदल सकते हैं। बीता हुआ कल को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अब बीता हुआ कल को सोच के आज खराब कर दे, ये आपकी बेवकूफी है। नहीं समझे? तो अब जो होगा होगा, देखेंगे, इसमें टेंशन का क्या बात है। और इसकी गारंटी है जो होगा अच्छा होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। क्लियर? तो टेंशन में कभी आइए ही नहीं। जो बैक हो गया, ठीक है, क्या होगा? आप हो सकता है एक्सपेक्ट किए थे 90 नंबर, 90%, हो सकता है 80% है। जो 80 किए वो सब 70 पे आएगा। यही ना हो सकता है, मैक्सिमम क्या होगा? जो 70 किए 60 पे आएगा, 60 किया तो 50 पे आएगा, और जो 50 किया 40 पे आएगा। तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? आप सिर्फ पास हो जाओगे ना, पास, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? अब उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों नहीं फर्क पड़ने जा रहा है। एक बात बताओ, कभी भी कोई डॉक्टर के पास गए तो आप उससे पूछे कि बताइए मैट्रिक में कितना रिजल्ट आया था, फर्स्ट डिवीजन किए कि सेकंड डिवीजन? पूछते हैं क्या? बहुतों डॉक्टर हैं, 3-4 गो डॉक्टर को तो हम जानते हैं जो मैट्रिक में थर्ड डिवीजन था। थर्ड डिवीजन था। दूसरे का तो छोड़ो, मेरे घर में मेरे मामा जी, जिसका पर डे का इनकम अभी अप्रोक्स 4 लाख रुपया है, पर डे, एक दिन में, अप्रोक्स। थर्ड डिवीजन, पहला बार फेल कर गए थे, दूसरा बार में थर्ड डिवीजन, और डॉक्टर है बंदा। कैसे क्या? डॉक्टर बनने के लिए आपको डिवीजन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन हो तो दुनिया का कोई भी मेडिकल एग्जाम भर सकते हो 60% में। ठीक? अगर 50% है तो एगो एम्स छोड़ दीजिए, वैसे तो अब एम्स अलग से लेता नहीं है, पहले लेता था, लेकिन वो खोजता है कि फर्स्ट डिवीजन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, अब तो नीट जब से किया तो सीबीएसई वाला फॉलो होता है, तो अब तो उसमें भी होने लगा है। नहीं तो पहले फर्स्ट डिवीजन चाहिए था एम्स के लिए। बाकी इंडिया का कोई मेडिकल के लिए कॉलेज के लिए फर्स्ट डिवीजन नहीं चाहिए था। तो सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन वाला मेडिकल कॉलेज में है। बताओ, इससे भी खराब हो सकता है क्या? नहीं ना। किस बात का टेंशन? माइंड में क्या है? डॉक्टर बनना है। हम लोग यहाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं इतना कि डॉक्टर बनने का तैयारी करवा रहे हैं। ये आपका 11-12 में पहला ही क्लास में बोला था कि मोड बता दीजिए किस मोड में जाना है। आप लोग इस मोड को चुने थे कि सर जो हो जितना हो अच्छे से हो, तो अच्छे से जा रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम करके देंगे वो अलग चीज है, शुरू में ही आप लोग चुने थे। तो हम डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ ये सब कंधे में लटका है। और उसके बाद क्या? मान लीजिए कम नंबर आएगा 11-12 में थोड़ा अच्छा नंबर ले आइए, और 9 भी लाइएगा तो वहां भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? काहे, कभी डॉक्टर से पूछे क्या 11th में कितना था, 12 में कितना था?
कभी आपसे अब कोई पूछता है 5 क्लास में क्या की थी, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन फेल की थी? कहा है कि आगे बढ़ते जाइएगा, पुराना चीज डिलीट, तो जो हो गया भूल जाइए, जो होने वाला है उसके पीछे भागेंगे। ठीक है, आज तो और ज्यादा पढ़ा ना। चले बड़े बड़े आगे 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 आगे। ऐसे तो यहाँ पे एक दो पॉइंट और भी था इसका, तो इसका हम दूसरे जगह टच कर देंगे। अभी हम आपको सेम चीज बताऊंगा लेकिन दूसरे जगह पे। आरूटलेट में एटीपी सब रहेगा जो इसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, मोटर प्रोटीन सब होता है। तो ये चीज, तो ये चीज, चलिए सिलिया फ्लेजिला के बाद अगला स्टेप में जैसे आइएगा, सिलिया फ्लेजिला के बाद अगला स्टेप सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, क्या है सेंट्रोजोम? चलो बस खत्म होने वाला है आपका सेल बायोलॉजी, क्लोज होने जा रहा है। एक क्लास और लेंगे, अभी न्यूक्लियस पे थोड़ा बात करेंगे। हाँ लेकिन थोड़ा सा इधर भूख वूख लग गया क्या? तो हम भी इतना लेट आना नहीं चाहते, हम भी इतना लेट आना नहीं चाहते हैं। थोड़ा देर बस इसको करते हैं। देखो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, तो ये समझो, ये वाला तो न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर, ज्यादातर केस में बाहर ही होता है, एक ऑर्गेनेली मौजूद होता है, न्यूक्लियस के बाहर ही मौजूद है। ये पूरा इसको ले तो बोला जाता है सेंट्रोजोम। दिख नहीं रहे, क्या बोलेगा? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम। और इसके अंदर जो येलो वाला पोर्शन है, येलो वाला, ये कहलाता है सेंट्रियोल। तो यहां पे जो सेंट्रियोल है, दो को सेंट्रियोल होता है, एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल मौजूद होता है। नहीं, तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल जो है, तो सेंट्रोजोम को डिस्कवर्ड किसने किया? तो बेंडेल, डिस्कवर्ड बाय। सेंट्रोजोम डिस्कवर्ड बाय बेंडेल, और नाम जो दिया गया, नेम गिवन बाय बोवेरी। क्या बोलेंगे? बोवेरी। तो बेंडेन एंड बोवेरी, डिस्कवरी का क्रेडिट किसका गया? बेंडेन, और बोवेरी इसका नाम दिए। सबसे खास बात है सेंट्रोजोम हायर प्लांट में एब्सेंट होता है। हायर प्लांट में एब्सेंट, हायर प्लांट में ये होता ही नहीं। और इसी में जो है सेंट्रियोल प्लस उसका चारों साइड का साइटोप्लाज्म, ये पूरा पूरा मिला के बोले सेंट्रोजोम। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रियोल तो अंदर वाला पार्ट है, और सेंट्रोजोम की जो बोलते हैं तो उसका पेरीफेरी मिला के। मतलब अगर इसको बाहर निकाल लिया जाए, और बाहर निकाल के देखोगे तो इस तरह से ये अरेंज रहता है, और दोनों के बीच 90 डिग्री का अरेंजमेंट होता है। एंगल की बात करेंगे, एंगल तो 90 डिग्री का कहां नहीं होता है, दो सेंट्रियोल के बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। प्लस क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है ये भी टिबुलिन प्रोटीन का ही बना है, इससे मिलकर बना है टिबुलिन प्रोटीन। और इसका अगर सेक्शन काटोगे और सेक्शन काट के देखोगे तो 9+0 अरेंजमेंट जो बता रहा था वहां, अब यहां बताऊंगा।
या इसका भी सेक्शन काट के देखोगे तो क्या मिलेगा, 9+0 अरेंजमेंट दिखेगा। और 9+0 अरेंजमेंट को बोलता है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, बैलगाड़ी के चक्के के समान, कार्ट व्हील। नहीं, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला जाता है बैलगाड़ी के चक्के के समान। तो सेंट्रियोल सराउंडिंग विथ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेंट्रोजोम की हम लोग यहाँ बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर क्या है सर, 9+0 अरेंजमेंट क्या है, इसको समझिए। एक चीज और यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, ये जो सेंट्रोजोम होता है मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। तो मेम्ब्रेन है नहीं, तो मैं जस्ट डॉट लाइन इस तरह से मार रहा हूं ताकि मैं फिगर सही से बना पाऊं। तो 9 क्या बताया, पेरीफेरी में, सेंटर में होता ही नहीं है। तो 9 पेरीफेरी में, तो मैं बात कर रहा हूं एक 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ज्यादा हो गया नहीं, चलो यहां कर लेते 9, 9 पेरीफेरी में। लेकिन खास बात है, यहाँ ट्रिपलेट होता है, 9 जो होता है वो ट्रिपलेट है। मतलब ये सी टिब्यूल अगर है, ये सी टिब्यूल आप बोल सकते हो इसका, ये सी टिब्यूल है, तो इसी से जुड़ा रहेगा बी टिब्यूल, बी टिब्यूल, बी टिब्यूल, बी टिब्यूल, बी टिब्यूल, बी टिब्यूल, इस तरह से बी टिब्यूल रहेगा। तो सी से क्या जुड़ा रहेगा, बी टिब्यूल की हम लोग बात करते हैं। तो सी टिब्यूल, फिर क्या बात करेंगे, बी टिब्यूल, और बी टिब्यूल के बाद जो हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ए टिब्यूल। तीन तरह का होता है, सीबीए, ए टिब्यूल, ए टिब्यूल। इस तरह से रहेगा, ठीक। अब देखो, अब क्या होता है, यहां पे सेंटर में सेंट्रल हब बोला जाता है, कोई ट्यूबलिन नहीं है, कोई ट्यूबलिन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सेंट्रल हब, हब, सेंट्रल हब बोला जाता है, ठीक है। अब देख, प्लस क्या होता है, अब ये सब जो है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होना जरूरी है। ये टिब्यूल सेंट्रल हब से जुड़ा रहेगा सबका, और ये जो जुड़ा रहता है, रेड वाला जो लाइन दिख रहा है, प्राइमरी फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फाइबर। प्राइमरी फाइबर, प्लस क्या है, यहां पे और भी कनेक्शन है, क्या है, सी और ए का कनेक्शन, और ये जो होता है ये सेकेंडरी फाइबर के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी फाइबर को स्पॉक भी बोल सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फाइबर। और भी एक दो चीज होता है, जो प्राइमरी फाइबर है उस पे एक एक्स थिकनिंग होता है, इसको इस तरह से डॉट लाइन जो बना रहे हैं, इसको बोलता है एक्स थिकनिंग, एनसीईआरटी का है ये। क्या बोला जाता है, एक्स थिकनिंग। एक्स थिकनिंग, और दो एक्स के बीच में एक और होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं वाई थिकनिंग। दो एक्स के बीच में ये थिकनिंग जो होता है ये कहलाता है वाई थिकनिंग। दो एक्स के बीच, दो, सॉरी ये यहां होना चाहिए था, दो एक्स के बीच वाई थिकनिंग। नहीं, ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है तो है। अच्छा, उस पर हम कर दो, यहाँ है, ठीक है। तो वाई थिकनिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई। तो कहीं भी 9+0 अरेंजमेंट होगा तो यही अरेंजमेंट होता है।
और यही जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बैलगाड़ी के चक्के के समान स्ट्रक्चर, बोले तो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे पहले देखा गया था तो उनको क्या लगा कि बैलगाड़ी के चक्के के समान स्ट्रक्चर है। अरेंजमेंट क्या है, 9+0। तो देखो सीलिया और फ्लेजिला की जो बात की है उसका बेसल बॉडी में भी इससे पहले वाला में 9+0 लिखे थे, तो कहानी यही था, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर वाला था। और जो सेंट्रियोल का बात कर रहे हैं तो यहां भी 9 इधर है और 9 इधर है, तो इसमें भी कैसा अरेंजमेंट है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। अभी रिसेंट डिस्कवरी है, रिसेंटली पता चला कि जो सेंट्रियोल है ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट है। इसके बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली क्या पता चला, कहां लिखू इधर, रिसेंटली पता चला कि जो सेंट्रियोल होता है वो क्या है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट है। मतलब ये खुद से डुप्लीकेट कर सकता है, सेंट्रियोल क्या कर सकता है, खुद से डुप्लीकेट कर सकता है। और जो भी सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट है तो पता चला कि उसमें डीएनए अपना है इसका, इसमें आरएनए अपना है इसका, इसमें प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री क्या होता है, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी की जगह ज्यादा अच्छा है, मैं जगह कम है तो लिख देता हूं राइबोसोम। मतलब इसके पास अपना डीएनए है, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है कि अलग से इसके पास डीएनए है। डीएनए है तो आरएनए बनाएगा, आरएनए है तो प्रोटीन है, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, तो दोनों के पास सर्कुलर डीएनए है ना। तो इसके डीएनए के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया अभी है नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि होगा तो सर्कुलर वाला ही कहानी होगा, कुछ वैसा ही कहानी होगा। सेंट्रियोल क्या है, ये माइटोटिक एपरेटस होता है, इसको बोला था माइटोटिक एपेरेटस। मतलब माइटोसिस करवाने वक्त जो स्पेंडल फाइबर बनेगा, जो स्पेंडल फाइबर बनेगा, फाइबर, तो ये बनाने का काम करेगा। माइटोसिस करवाते वक्त जो स्पेंडल फाइबर की हम लोग बात करेंगे, तो स्पेंडल फाइबर ये काम करेगा, तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट होता है। बच्चों एक लाइन जो सेल साइकिल का है सिर्फ सुना रहा हूं, सेल साइकिल जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और देन एम फेज। तो जितना भी सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर ज्यादातर G1 फेज में डबल हो जाता है, लेकिन ये सेंट्रियोल एस फेज में आके डबल होता है। क्यों सेंट्रियोल एस फेज में डबल हुआ, क्योंकि इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए। फंक्शन क्या है इसका, तो सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करता है, माइटोटिक एपरेटस है, सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करेगा। नहीं, सेल डिवीजन में क्लीवेज ये सब करवाने में हेल्प करेगा, दोनों एक दूसरे का राइट एंगल होता है, वो सब मैं बता चुका हूं। क्लियर है, चलो अगर क्लियर है तो जल्दी से इसको क्लिक कर लो। क्या हो गया, टाइम भी हो गया, मेरा भी हो गया, क्लिक कर लिए, क्लिक गया। इसमें देखो जब क्लिक कर लिए तो थोड़ा सा ये बना लो, द कोर ऑफ सीलियम और फ्लेजिलम इज कॉल्ड कोर, कोर क्या बोला जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, इन cilia एंड फ्लैजिला द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंटेड। सिलिया और फ्लैजिला में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, डबलेट। लेकिन अगर बोलता बेसल बॉडी का, ट्रिपलेट चला जाता। सेंट्रियोल आर द पार्ट ऑफ, सेंट्रियोल किसका, सेंट्रोजोम का। नेक्स्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड
सेंट्रल पार्ट, सेंट्रियोल का सेंट्रल पार्ट। अब एक्सोनिमीज, कोर ऑफ फ्लैजिलम, मेम्ब्रेन ऑफ फ्लैजिलम, कोर ऑफ सेंट्रियोल और मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रियोल। क्या होगा एक्सोनिमी किसको? कोर ऑफ फ्लैजिलम ना। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? माइक्रोबडी, पेप्सिजोम, ग्लैक्सिजोम, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। वो एक दो तीन पॉइंट अंडरलाइन करवा दूंगा मैं। मेन हम लोग को पढ़ना है, नहीं नहीं, माइक्रोबडी ज्यादा कुछ करना नहीं है, साइज बहुत छोटा होता है, उसमें मैं बता दूंगा, एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दिया नहीं। माइक्रोबडी का जो साइज होता है 1.5 माइक्रोन से छोटा होता है, तो उसको माइक्रोबडी बोलते हैं। तीन तरह का माइक्रोबडी आपको बताया गया है। मेन पढ़ूंगा अगले क्लास में, मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा, आज टाइम नहीं रहा। अब न्यूक्लियस, नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे हम लोग? न्यूक्लियस मतलब नेक्स्ट क्लास कल वाला जो है आपका सेल बायोलॉजी, सबसे लंबा चैप्टर आपका क्लोज कर देंगे, सेल बायोलॉजी क्लोज। चलिए इतना तक हो गया, समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए बाय।